वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। साइंटिफिक रीजनिंग का ये चौथा लेक्चर है और इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि ये 100 साइंटिफिक रीजनिंग्स है उनको हम वन बाय वन इसी तरह लेक्चर के दौरान कंप्लीट कर लें। कुछ हमारे पास साइंटिफिक रीजनिंग थोड़ी सी ज़्यादा होते हैं और मतलब उनकी कॉन्सेप्ट ज़्यादा होते हैं, बड़े होते हैं, तो ज़्यादा टाइम लेते हैं। इसलिए फिर हम कोशिश करते हैं कि रीजनिंग्स की जो क्वेश्चंस है उनकी जो तादाद है वो कम कर लें। तो आई होप कि आप लोगों को ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म की क्वेश्चंस है आज वाले, तो इंशाल्लाह आप एंजॉय करेंगे। तो चलते हैं अपनी लेक्चर पर। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं वो अपीयर होते हैं स्टैंड स्टिल आविवर्स ऑन द इक्वेटर ऑफ द अर्थ। अगर कोई बंदा इक्वेटर पर है और वो जो स्टेशनरी सैटेलाइट को देख रहा होता है तो उसका ये ख्याल होता है कि ये जो स्टेशनरी सैटेलाइट है ये स्टैंड स्टिल है, साइलेंट है, स्टेशनरी है। इसको सिंक्रोनाइज्ड ऑर्बिट भी कहते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहते हैं। जियो स्टेशनरी से मुराद ये है कि जियो का मतलब क्या है, दो लफ्ज़ों से बना हुआ है। जियो का मतलब है ज़मीन और स्टेशनरी का मतलब है साइलेंट। ठीक है, ये दो लफ्ज़ों से बना हुआ है कि रेफरेंस टू द अर्थ ये स्टेशनरी रहते हैं। अब सवाल ये है, इसको थोड़ा सा समझेंगे फिर ये क्लियर हो जाएगा कि क्यों है ऐसा। ये हमारे पास अर्थ की सपोज़ ये हमारे पास अर्थ का स्ट्रक्चर है। एक ऑर्बिट बिल्कुल लॉन्गिट्यूड्स पर मौजूद होते हैं जिसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। यानी कुछ हमारे पास सैटेलाइट्स यू मूवमेंट करते रहते हैं, यू ज़मीन के इर्द गिर्द मूवमेंट करते हैं। ठीक है ना, यू ज़मीन के इर्द गिर्द मूवमेंट करते हैं। ठीक है, ये कहलाते हैं लो अर्थ ऑर्बिट्स, ये ज़मीन के करीब मूवमेंट करते हैं। जबकि कुछ हमारे पास सैटेलाइट्स होते हैं जो ज़मीन के इक्वेटर पर मूवमेंट करते हैं। इक्वेटर पर उनको समझ आ गया होगा, मैंने पढ़ाया है। ये इस तरह इर्द गिर्द मूवमेंट करते रहते हैं ज़मीन के इर्द गिर्द। इसको कहते हैं आई अर्थ ऑर्बिट्स। ये बड़े हाइट पर होते हैं, अल्टीट्यूड जिनकी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये जो हमारे पास अल्टीट्यूड वाले ऑर्बिट्स होते हैं, ये वाले ऑर्बिट्स, इस पे जो सैटेलाइट्स मूवमेंट करते हैं वो हमें ऐसे ज़ाहिर होते हैं ग्राउंड पर जब हम इसको देखते हैं कि ये साइलेंट है, साकिन है, स्टेशनरी है, मूवमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, और ये ऑलमोस्ट 35,000 किलोमीटर से लेकर 46,000 किलोमीटर के राउंड अबाउट इस रेंज में होती है, इसलिए इसको कहते हैं आई अर्थ ऑर्बिट्स। और ये जो सैटेलाइट्स होती है यू मूवमेंट करती है ज़मीन के इर्द गिर्द, इसको लो अर्थ ऑर्बिट्स कहते हैं। इसके जो छोटे छोटे सैटेलाइट्स जो है या फिर जो आम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है ये मूवमेंट करते हैं। जबकि ये जो सैटेलाइट्स है ये वेदर सैटेलाइट्स है जो ज़मीन के साथ साथ चलते हैं। अब सवाल ये है कि ये जो स्टेशनरी क्यों है, साइलेंट क्यों है, साकिन क्यों है, हम ये समझते हैं। ये ज़मीन के सरफेस पर सपोज़ इक्वेटर पर जा रहा है, सपोज़ एक ऑब्जर्वर इधर से इसको देख रहा है। अब मसला ये है कि इसकी स्पीड और ज़मीन की जो स्पीड है वो दोनों सेम है। इसकी स्पीड तो ये बंदा भी उसी स्पीड से जा रहा है जिस स्पीड से सैटेलाइट जा रहा है, क्योंकि सैटेलाइट भी उसी स्पीड से जा रहा है जिस स्पीड से ज़मीन मूवमेंट कर रही है। अगर ये सैटेलाइट इधर है तो ये सपोज बंदा इधर है, सैटेलाइट इधर है, फिर इसके कुछ वक्त के बाद बंदा इधर आ गया, ज़मीन मूवमेंट कर रही है ना, तो सैटेलाइट भी इधर आ जाएगा। जाते जाते मतलब सैटेलाइट बंदा इधर आ गया, सैटेलाइट इधर है, तो इस बंदे की बनस्बत ऑब्जर्वर की बनस्बत ये जो सैटेलाइट है ये स्टेशनरी है। इसको जो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहते हैं। ये वेदर के लिए यूज़ होता है। ये इक्वेटोरियल ऑर्बिट्स पर होता है क्योंकि वो सैटेलाइट ज़मीन की स्पीड से मोशन करता है, तो हम इसको कहते हैं कि मोशनलेस सैटेलाइट भी हैं। A geostationary satellite is in a geostationary orbit which can only be achieved at altitude very close to 35,786 km and keeps the satellites fixed over one longitude at the equator. The satellite appears motionless at a fixed position in the sky to ground observer. ये रीज़न है। ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वाई डू द स्टार्स ट्विंकल। कहते हैं स्टार्स जो हैं वो ट्विंकलिंग क्यों करते हैं, वो चमकते क्यों हैं। ठीक है, हमें पता है कि हमारे अर्थ के अराउंड जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स होते हैं वो डिफरेंट डेंसिटीज़ के होते हैं। डिफरेंट डेंसिटी से मुराद कि उनमें गैसेस की जो मिकदार होती हैं वो डिफरेंट होती है।
ठीक है। और जैसे ही आप ऊपर जाते अल्टीट्यूड पर जाते हैं मिकदार कमज़ोर होता है, यानी गैसेस की जो कंसंट्रेशन होती हैं वो कमज़ोर होती हैं। जब गैसेस की कंसंट्रेशन कमज़ोर होती हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पास ये जो लाइट आती हैं, ये लाइट जो आती हैं ऊपर से, तो ये लाइट इन एटमॉस्फेरिक लेयर्स को क्रॉस करके हम तक पहुंचती है। तो ये मुख्तलिफ़ लेयर्स को जैसे ही क्रॉस करती हैं तो सूरज की ये ख़ासियत है कि जब वो एक डेंसिटी से स्मॉलर डेंसिटी से हाईएस्ट डेंसिटी पर एंटर होता है तो अपना रास्ता चेंज करता है। उसकी वजह होती है कि सूरज की जो रोशनी या किसी स्टार्स की जो रोशनी होती है वो स्पीड से उसी डेंसिटी में दूसरी डेंसिटी में नहीं जा सकती। इस वजह से वो क्या करेगा, अपना रास्ता चेंज करेगा। इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। स्मॉलर डेंसिटीज़ में ज़्यादा स्पीड, हाईएस्ट डेंसिटीज़ में ज़्यादा स्पीड, कम स्पीड। तो जब कम स्पीड हो जाती है अपना रास्ता चेंज करती है। दिस इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काजेज द रेज, द लाइट रेज टू अपीयर्स ट्विंकल। ये जो रेज बार बार अपनी आपको चेंज कर देता है सूरज की रोशनी, ये एटमॉस्फेरिक डेंसिटीज़ की वजह से ये क्या कर देता है, इसको मजबूर कर देता है कि वो अपने आप को क्या कर ले, चेंज कर ले, यानी ट्विंकल कर ले। ठीक है। The star seems to twinkle in the night sky due to the effect of the Earth's atmosphere. When star light enters the atmosphere, it is affected by winds in the atmosphere in areas with the different temperature and densities. टेम्परेचर भी डिफरेंट हो जाती है, जैसी डेंसिटी डिफरेंट हो जाती है तो डेफिनेटली ये क्या हो जाता है, लाइट जो है वो ट्विंकलिंग स्टार्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन व्हाट डेज डू वी हैव इक्वल डेज एंड नाइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। कि हमारे पास जो दिन रात होती है वो कब इक्वल होती है ज़मीन के सरफेस पर, जिसको हम इक्विनॉक्स कहते हैं। ज़मीन की 4 पोजीशन है। इस डायग्राम में आपको नज़र आएगा, पहले डायग्राम को समझेंगे, पहले भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। इस पोजीशन पर ज़मीन जो है वो टिल्टेड अवे होती है सन से। इस पोजीशन पर ज़मीन टिल्टेड टुवर्ड्स होती है सन की तरफ। इसका मतलब ये है कि ज़मीन की जो ऑर्बिटल मोशन है वो कुछ यूँ इस अंदाज में है कि एक साइड पर ये टिल्टेड अवे होती है, दूसरी साइड पर टिल्टेड टुवर्ड्स होती है, क्योंकि ज़मीन जो है वो टेढ़ी मूवमेंट करती है। अगर हम इस पोजीशन पर देखें तो सूरज की जो रोशनी होती है वो साउदर्न हेमिस्फीयर पर ज़्यादा होती है, ये साउदर्न, ये नॉर्दर्न। अगर इस पोजीशन पर हम देखें तो हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सूरज की रोशनी ज़्यादा होती है। ये 2 ऐसी पोजीशन होती हैं जहाँ पे सूरज की रोशनी इक्वल होती है। लिहाजा यहाँ पे क्या होगा, 22 दिसंबर को लॉन्गेस्ट नाइट होगी और शॉर्टेस्ट डे होगी, जबकि यहाँ पे 21 जून पर क्या होगा कि 21 जून जो है वो लॉन्गेस्ट डे होगी और शॉर्टेस्ट नाइट होगा। इसकी वजह ये होती है कि यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रोशनी का ज़्यादा है, वहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर में रोशनी ज़्यादा है। तो मतलब 22 दिसंबर में साउदर्न वालों पर गर्मी है, नॉर्दर्न वालों पर सर्दी है, जबकि 21 जून में नॉर्दर्न वालों पर जो है गर्मी है, साउदर्न वालों पर सर्दी है। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट डेज 21 जून पर और शॉर्टेस्ट नाइट, जबकि साउदर्न वालों पर जबकि 22 दिसंबर पर नॉर्दर्न वालों पर लॉन्गेस्ट नाइट और शॉर्टेस्ट डे। वाइस वर्सा इसी तरह होता है अपोजिट में। ये 2 पोजीशन कोई मैटर नहीं करते हैं। सूरज की जो रोशनी होती है वो दोनों पोल्स पर एक जैसा है, दोनों हेमिस्फीयर पर एक जैसा है, इसलिए इन दोनों जो हमारे पास हेमिस्फीयर में दिन रात एक जैसे होते हैं, इसको कहते हैं इक्विनॉक्स। On 23rd of September and 21st March, we have equal days and nights all over the world. This is so because on these days, the rays of the sun fall vertically on the equator at noon. Both the poles receives equal rays of the sun. As a result, exactly one half of each hemisphere receives the sun rays. This makes the day and night equal. ये दिन रात इक्वल बना देता है। तो मकसद यही हुआ कि हमारे पास जो टिल्टेड ऑफ द अर्थ है वो दिन को डिक्रीज़ भी करती हैं और इंक्रीज़ भी करती हैं, कि टिल्टेड टुवर्ड्स है या टिल्टेड हावे है। इसके बाद हम जाते हैं हमारे पास एवरी ईयर 366 डेज, एवरी 4th ईयर वी हैव 366 डेज एक्सप्लेन, कि हर 4 साल बाद हमारी जो लीप ईयर आता है वो क्यों है, मकसद क्या है
कि हर चौथा साल 366 डेज़ का है। ऐसा क्यों है? हमारे पास आमतौर पर ट्रॉपिकल ईयर 365 डेज़ का होता है, 4 घंटे का, यानी 365 डेज़ 4 घंटे। इस 4 घंटे को हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर रखा है। हम हमेशा 365 डेज़ लेते हैं, लेकिन 365 डेज़ एक साल, दूसरे साल फिर 4 घंटे ज़्यादा, चौथे साल फिर 4 घंटे ज़्यादा, चौथे साल, तीसरे साल चौथे 4 घंटे, और चौथे साल 4 घंटे, तो चौथा साल 4 घंटे ऐड करके ये 24 घंटे बन जाते हैं। इसलिए हमारे पास ये क्या बन जाता है, 366 डेज़ बन जाता है। तो हर चौथा साल हम 366 डेज़ का मना लेते हैं, और हम फेब जो है 28 के बजाय 29 कर लेते हैं। फरवरी 28 के बजाय क्या होती हैं, 29 होती हैं। यही 29 जब फेब होती हैं 366 डेज़ का, हम उसको लीप ईयर कहते हैं। ठीक है। ट्रॉपिकल ईयर हमारे पास 365 डेज़ 24 घंटे का है, यानी जो रियल ईयर है, जो ट्रॉपिक्स पर लोग ऑब्जर्व करते हैं। कॉमन ईयर हम कितना लेते हैं, आमतौर पर हम कितना लेते हैं, 365 डेज़ लेते हैं। और लीप ईयर क्या होता है, 365 के बाद जो 4 घंटे 4 घंटे 4 घंटे 4 घंटे 366 बन जाते हैं, उसको हम लीप ईयर फिर कहते हैं। One evolution of the Earth around the Sun takes 365 days and 6 hours, but we consider a year as consisting of only 365 days and ignore 6 hours. In 4 years, the difference becomes as much as 24 hours or 1 day. Hence, to every 4th year, we add 1 day. That year of 366 days is known as the leap year. Next question है हमारे पास, why are igneous rocks called primary rocks or parent rocks? इग्नियस रॉक्स को पेरेंट या प्राइमरी रॉक्स क्यों कहते हैं? इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स इसलिए कहते हैं कि पहले हम ये चीज़ समझते हैं कि इग्नियस रॉक्स हैं क्या। ये हमारे पास ज़मीन का सेंटर है जहाँ से मैग्मा एरप्ट होती है। ज़मीन का जो सेंटर है जहाँ पे मैग्मा वजूद रखती है, इसकी टेम्परेचर, इसकी जो रेंज है ये 353 जो किलोमीटर है, जबकि इसका टेम्परेचर जो है ऑलमोस्ट 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, ज़मीन के इनर का। अच्छा, अब जैसी ये लावा एरप्ट होती है, ये ज़मीन का सरफेस समझो, हमने एक लाइन रखा है, ज़मीन का सरफेस है। जैसी ये लावा ऊपर आती है, कुछ लावा बाहर आ जाती है, कुछ अंदर रह जाती हैं, एरप्ट होती है, ज़मीन के दरारों से, पहाड़ों की दरारों से निकलती हुई बाहर आने की कोशिश करती हैं। ठीक है। कुछ लावा बाहर आ जाती है, कुछ अंदर रह जाती हैं। जो लावा बाहर आ जाती है उसको कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, जो नीचे रह जाती है उसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इग्नियस लफ्ज़ का मतलब है ओरिजिन ऑफ फायर। इसका मतलब है ओरिजिन ऑफ फायर, क्योंकि ये आग से आई हुई जो है वो मैग्मा है। ठीक है। अच्छा, तो ये जो बाहर आ गई उसको एक्सट्रूसिव, और जो अंदर रह गई उसको इंट्रूसिव। क्योंकि ये ओरिजिन ऑफ फायर से आई है, इसलिए इसको ओरिजिन ऑफ फायर कहते हैं, इग्नियस रॉक्स कहते हैं। अब इसके ऊपर क्या होगा, ये जो बाहर आई हुई है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है, इसके ऊपर एक प्रोसेस होता है, इसको कहते हैं वेदरिंग। वेदरिंग 3 किस्म के हैं, फिजिकल हैं, बायोलॉजिकल हैं, केमिकल। ठीक है। फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल। फिज़िकल वेदरिंग जो हमारे पास हैं वो जैसे हमारे पास बारिश होती है, या फिर हमारे पास सोलर इंसुलेशन होता है, सूरज की जो रोशनी है ये भी रात को कमज़ोर करता है। वेदरिंग का मतलब है कि रॉक को तोड़ना, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। जैसे हिमालय का माउंटेन है, या फिर यूराल माउंटेन है, या कराकोरम है, उसके ऊपर बारिश होती है, हवा चलती है, रोशन होती है, सूरज की रोशनी आ जाती है, ये राख को आहिस्ता आहिस्ता क्या कर देते हैं, टुकड़े कर देता है। इसके टुकड़े होने से राख छोटी छोटी ज़रात में कन्वर्ट हो जाता है, इसको सेडिमेंट्स कहते हैं। ये जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं, इसके ऊपर वेदरिंग जैसी होती है, ये टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इस प्रोसेस को वेदरिंग कहते हैं। फिर वेदरिंग जो है फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल। फिजिकल में हमारे पास बारिश, हवा और सोलर इंसुलेशन वगैरह वगैरह। ठीक है, माइनिंग एक्सेट्रा। बायोलॉजिकल वेदरिंग में वेजिटेटिव कवर का चला जाना, या फिर इंसानों जानवरों का आना। ठीक है ना,
या दरख्तों का ज़मीन के पहाड़ों के दरारों से निकलना। केमिकल वेदरिंग कार्बोनेशन है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, ऑक्सीजन का ऐड होना, रिड्यूस होना, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन का प्रोड्यूस होना, ये सारे राख को कमज़ोर कर देता है। ये राख जाके टुकड़े टुकड़े हो जाता है और जाके किसी जगह स्टोर हो जाता है, ठीक है। ये इधर एक रॉक का पोर्शन आ गया, पानी लाया, इसको स्टोर कर दिया, फिर आ गया अगले साल, फिर अगले साल जाते, ये मिलियन ईयर्स का एक प्रोसेस है, ठीक है। जाते जाते बहुत सारे लेयर्स इसके ऊपर आ गए। ये जो नीचे वाला लेयर है, अच्छा, ये जो छोटी छोटी सेडिमेंट्स आ गए, इकट्ठे हो गए, कुमुलेट हो गए, ठीक है, कुमुलेट हो गए, तो ऊपर से एक और जाते ये सेडिमेंट्स स्ट्रेटिफाइड हो गए। इसको स्ट्राटा कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी कहते हैं। ये फिक्स हो गए, इसके ऊपर और प्रेशर आ गया, ये मज़ीद नीचे चले गए, और आ गया और नीचे चले गए, और आ गया और नीचे चले गए, ठीक है ना। जाते जाते ये एक किस्म का रॉक, सख्त किस्म का रॉक्स बन जाता है, जिसको कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स या सेमेंटेशंस। ये बरियल कंपैक्शन की वजह से होता है, ठीक है। अच्छा, ये वक्तन फ़वक्तन इसके ऊपर टेम्परेचर बढ़ जाता है, प्रेशर आ जाता है, ये मज़ीद नीचे चला जाता है, अपना शेप चेंज करता है। इनका नाम बन जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। यही रॉक्स वापस फिर मैग्मा तक पहुंच जाता है, मैग्मा इसको फिर एरप्ट कर देता है, ठीक है। सो ये इग्नियस रॉक्स इस जगह से चले गए थे, अब वापस आ गए, इसलिए इसको कहते हैं प्राइमरी या पेरेंट रॉक्स। अब यहाँ पे इस पिक्चर में आप देखें कि मैग्मा जैसी कुल होती है, बाहर आती है, तो ये बन जाती हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ये अपलिफ्ट की वजह से होता है, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक्स मेल्टिंग की वजह से जाके मैग्मा बन जाती हैं। यही रॉक्स वापस बरियल बन जाते हैं, मेटामॉर्फिक बन जाते हैं। ये पूरा साइकिल आप देखें। ये सेडिमेंट्स, ये जो हमारे पास इग्नियस इंट्रूसिव है, ये कैसे बाहर आएंगे? इसके ऊपर एक प्रोसेस होता है, डीनोडेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। डीनोडेशन के ज़रिए ये रॉक्स बाहर आ जाते हैं। ये रॉक्स जैसे ही बाहर आते हैं, फिर इसके ऊपर वेदरिंग का प्रोसेस शुरू होता है, फिर जाके सेडिमेंट्स, फिर सेडिमेंट्स से मेटामॉर्फिक, फिर वापस मैग्मा। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो इग्नियस रॉक्स है वो प्राइमरी रॉक्स है। इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन द मोल्टन मटेरियल फ्रॉम वोल्केनोज गेट्स solidified. This material is liquid, hot and sticky, which moves towards the surface through cracks and joints. All other rocks derived from these rocks, hence they are called primary or parent rocks. Next question: why are the areas lying between the Arctic Circle and the northern pole in the northern hemisphere and the Antarctic Circle and the south pole in the southern hemisphere? बड़ा मुश्किल सवाल है लेकिन आसान है, थोड़ा सा समझें। ये हमारे पास ज़मीन है, ठीक है, ये हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये हमारे पास साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो क्वेश्चन ये है कि इस सर्कल को, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर नॉर्दर्न, नीचे साउदर्न, ये जो आर्कटिक सर्कल है ये इंटार्कटिक सर्कल है। कहते हैं आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये जो रीजन है ये ठंडा है। ये जो रीजन है साउदर्न हेमिस्फीयर में साउथ पोल पर जो एंटार्कटिक सर्कल, ये ठंडा है, कोल्ड है। क्यों? इसकी वजह क्या है? पहले यहाँ पे देखें, इस पिक्चर में आप देखें कि एंटार्कटिक सर्कल पर हमारे पास सूरज की रोशनी एक तो दूर है और फिर दूसरे हमारे पास स्लैंटिंग है, ठीक है, टेढ़ी है। एक स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ लाइट जो है वो ज़्यादा एरिया कवर कर रही है, ठीक है, जबकि इधर स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ लाइट जो है वो एक छोटी सी एरिया कवर कर रही है, और इधर फिर हमारे पास एक स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ लाइट जो है वो एक बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर रही है। इसका मतलब है यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है, यहाँ पे भी डिक्रीज़ हो जाती है, यहाँ पे ज़्यादा होती है। यहाँ पे दो रीज़न आप कह सकते हैं, एक तो वर्टिकल है, एक सेकंड यहाँ पे नज़दीक भी है और बिल्कुल स्ट्रेट है। यहाँ पे स्लैंटिंग है, दूर है, इंक्लाइंड है, इंटेंसिटी डिक्रीज़ है इन दोनों रीजन पर। तो यहाँ पे ये रीजन जो है वो कोल्ड है। अब यहाँ पे तीन रीजन हमारे पास नाम आ जाते हैं इनके। एक ये रीजन है, इसको कहते हैं फ्रिजिड जोन। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फ्रिजिड जोन। इस रीजन को कहते हैं टोरिड जोन, जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर है। इस रीजन को जराया गया है, इसको जो इक्वेटर से ऊपर है जबकि पोल से नीचे हैं, दरमियान में दोनों तरफ, इसको कहते हैं टेम्परेट। ये नीचे भी टेम्परेट कहलाते हैं, टेम्परेट साउदर्न, टेम्परेट नॉर्दर्न। So these areas are very cold because the sun does not rise much above the
origin. Therefore, its rays are always very slanting, which emits minimum heat. These areas being are very cold, called frigid zone. सो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर लें, शेयर कर लें मुझे इनबॉक्स में, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।